हेलो एवरीवन, तो आपका टाइम बिना वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। देखो, आई होप कि आपने पार्ट 2 देख रखा होगा। तो उसमें हमने स्क्वायर के बारे में सीखा था, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप पहले की वीडियोस, इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये क्या होता है, हमने तो स्क्वायर पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है उसका, है ना। और इसका स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट क्या है, तो जब कोई नंबर ऐसे करके, किसी नंबर ने जब ऐसे करके ये कैप पहना हुआ होता है, ठीक है, इस टाइप का ये सिंबल उस पर लगा हुआ अगर आपको मिल गया, तो इस सिंबल का जो नाम होता है ना, इस सिंबल का नाम स्क्वायर रूट होता है। बात समझ में आई। ये जो होता है टोपी, इस टोपी का नाम होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, कि वो नंबर स्क्वायर रूट में है। अब इस टोपी को हम निकाल कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इस टोपी को। इस टोपी को निकालने के लिए आपको, जब आप किसी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं, जैसे मान लो ये नंबर टोपी पहना हुआ है यहाँ पे 9, तो आपने क्या किया, 9 का, मान लो 9 को ब्रेक किया, ठीक है, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 9 को ब्रेक किया, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। कितने हमें फैक्टर मिले, 3 मिला और एक और 3 मिला। इस टोपी को हटाने के लिए, इस कैप को हटाने के लिए यहाँ पे पावर 2 होती है ना, स्क्वायर होता है, पावर 2 होती है। मतलब अगर मुझे इस टोपी को रिमूव करना है तो मेरे पास सेम नंबर का पेयरिंग होना चाहिए। सेम नंबर की क्या होनी चाहिए, मेरे पास पेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास सेम नंबर की पेयरिंग है, तो इस रूट को हटाने के लिए 2 का पेयर बन गया और इसमें से एक 3 निकल के बाहर आ जाएगा। अब ये 3 फ्री है, अब इसके ऊपर कोई टोपी नहीं है। यानी कि मुझे इस कैप से बाहर निकालने के लिए, इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए, जब मैं किसी नंबर के फैक्टर करूं तो उसमें पेयरिंग को ढूंढूंगी। जितने पेयर बन के बाहर निकलेगा तो वही नंबर हमारा क्या होगा, उसका आंसर निकल के आएगा। ऐसे मान लो, कोई और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मान लो मैंने कोई और एग्जाम्पल लिया, कौन से एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैंने एग्जाम्पल आपका 64 ले लिया। रूट में 64 लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, अब रूट में 64 लिखा है तो आप बोलोगे मैडम इस रूट ने तो ये कैप, इसने 64 ने ये कैप पहन लिया है, अभी 64 के कैप को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाओगे। मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, है ना। और रूट हटाने के लिए हमें पेयरिंग करनी पड़ती है, यानी सेम नंबर दो दो बार लिखा होना चाहिए। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, चलो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ठीक है मैडम, हो गया, चलो काम आपका। अब लिख लो, ये रूट पहना हुआ है, इस रूट के अंदर ये फैक्टर लिख लो। मैम क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। मैम 6 बार 2 आ गया। अब आपने बोला था ये कैप अगर मुझे हटाना है तो पेयरिंग होनी चाहिए। इन दोनों में से एक 2 निकल के बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया। ये और ये इस वाले 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर निकल के आ गया। ये और ये इस वाले 2 का पेयर बन गया, तो ये वाला 2 निकल के बाहर आ गया। यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करके मिला क्या, 8। यानी कि ये 64 किसका रूट है, 8 का, ठीक है। अगर स्क्वायर 64 लिखा है तो ये किसका रूट है, 8 का। यानी कि अगर हम 8 को, अगर मैं 8 को 2 टाइम्स लिख दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 8 8 ज़ा 64। यानी कि ऐसे समझ लो आप, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ा 64। ये वाली बात मैं मान के चल रही हूँ, शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। चलो, तो रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ये जो कैप पहना हुआ है ये स्क्वायर रूट होता है। इसको हटाने के लिए अंदर पेयरिंग होनी चाहिए, पेयरिंग होगी तभी हम रूट को हटा सकते हैं। और जिस नंबर के साथ पेयर नहीं मिला वो नंबर इस रूट से, इस कैप से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया था और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 नंबर दिए हैं, दोनों का आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर करके निकालना होगा। और मैम ने बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 2 की पेयरिंग होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
एक मैं बता रही हूँ, एक आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। मैं 28 का बता रही हूँ आपको, तो मैंने नंबर ले लिया 2800। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ठीक है। कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 800, ठीक है। अब 2 7 जा, ठीक, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 5 जा, ठीक है। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, अब इसको 5 से कर देते हैं। तो 5 3 जा 15, 2 बचा 5, 5 जा 25। फिर से 5 से गया, 5 7 जा 30, और ये गया अब 7 से। चलो लिख लो मैडम, 2800 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 1 2 3 4। 4 टाइम्स तो मैम 2 है, लिख दिया मैंने 4 टाइम्स 2, ठीक है। अब 1 2, 2 टाइम्स 5 है, लिख दो 2 टाइम्स 5। और मैम एक बार 7 है, एक बार 7 लिख दिया, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये इसके फैक्टर्स आ गए सारे। अब मैम आपने बोला है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब दो दो की पेयरिंग बन जाएगी कंप्लीट। अगर कंप्लीट पेयरिंग नहीं बनी तो हम इसको ये बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम पेयरिंग बना के देखते हैं। 2 2 का एक पेयर बना, मिल गया मुझे एक 2, ठीक है। चलो अब इन 2 का पेयरिंग बना, मुझे मिल गया एक और 2, ठीक है। अब इन 2 का पेयरिंग बनाया तो मुझे 5 तो मिल गया, लेकिन इस 7 का पेयरिंग नहीं निकला। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे, फिर आप क्या बोलोगे कि ये नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 का पेयरिंग नहीं बना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। 7 का पेयरिंग नहीं बना है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो 1156 बचा, ये वाला आप करेंगे होमवर्क में और मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम 1156 परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। सेम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे पेयरिंग बन रही है नहीं बन रही है। बन रही होगी तो क्या आंसर आएगा वो लिख दोगे। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका जो कंसेप्ट स्क्वायर का था वो कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं हम कंसेप्ट ऑफ क्यूब पे, ठीक है। स्क्वायर की बात खत्म हो गई, अब क्यूब पे आ जाते हैं। क्यूब क्या होता है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि मैम ये क्यूब क्या है, क्यूब में करते क्या है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में दोनों का डिफरेंस आपको समझाया है कि दोनों को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या कंसेप्ट क्यूब का होता है, क्या कंसेप्ट स्क्वायर का होता है। अगर नहीं वॉच किया है तो एक बार वॉच कर लेना, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ। देखो क्यूब का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। जैसे स्क्वायर में होता है 2 टाइम्स, वैसे ही क्यूब में होता है 3 टाइम्स, यानी सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और उसके सर पे बिठा दोगे 3। सर पे कितना बिठा दिया हमने, 3। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्यूब। समझ में आई बात। जैसे मान लो आपसे बोला कि मैम आप ना 3 का क्यूब निकाल के बता दो मुझे क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, 3 की ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब 3 की 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करी तो आपको मिला 27। तो यानी कि मैम 3 का क्यूब अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बात मेरी यहाँ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आप ये देखो, ऐसे ही मैंने आपको बोला कि अच्छा मैम आप एक काम करो, मुझे ना 5 का क्यूब भी निकाल के बता दो क्या होता है। तो 5 का क्यूब निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना मिल जाएगा, 5 5 जो 25, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 के ऊपर जब 3 बैठा होता है तो ये क्यूब होता है। ऐसे ही जैसे, और मैंने एक चीज़ और वहाँ पे बताई थी जो पार्ट 1 है, ये जो आंसर निकल के आता है ना, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं इसको, हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी जस्ट इसी से पहले हमने स्क्वायर रूट का कंसेप्ट पढ़ा था। जब इसके ऊपर 2 बैठा था तो हमने इसने टोपी बना दी थी हमने इसको, है ना, स्क्वायर रूट के लिए। अब वैसे ही क्यूब के लिए जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं और इस टोपी के अंदर 3 लिख देते हैं हम। बात समझ में आई। क्यूब रूट में क्या होता है, टोपी के अंदर
3 लिख देते हैं, है ना। इसमें 3 3 का पेयर देखते हैं। जैसे स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनाया, क्यूब में 3 3 का पेयर बनाएंगे। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया और 3 का पेयर बना के चेक करोगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आगे आएगा, कंफ्यूज मत हो, मैं बिल्कुल समझाती हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, स्क्वायर में पावर 2 होती है, क्यूब में पावर 3 होती है। स्क्वायर रूट में हम ये वाला कैप पहना देते हैं सिंपल, और क्यूब रूट में हम कैप के अंदर 3 लिख देते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में 2 का पेयर बनाते हैं और परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं। तीनों बात आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आगे बताते हो, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की पढ़ी थी कि हम परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए हमारे पास कई सारे प्रॉपर्टी आ गई थी, कई सारे रूल आ गए थे, कि कई सारे पॉइंट्स आ गए थे कि अगर हम हमारे माइंड में वो पॉइंट्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक बार अगर नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, है ना। वैसे ही क्यूब को पहचानने के लिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है, पहला रूल तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या, मान लो 216 है तो आपको क्या करना है, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैंने बोला क्यूब निकालने के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं, वही करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, अब 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा एंड 3 से एंड 3 1 ज़ा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब मान लो मैंने इसके फैक्टर्स लिखे, क्या क्या आया, 1 2 3, यानी 1 2 3, फिर 3 मिला, 1 2 3, 1 2 3। बात क्लियर है। अब मैम आपने बोला था कि परफेक्ट क्यूब बताना है तो उसके लिए 3 3 का पेयर बनाना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन गया, हाँ भाई बन गया, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया। अब मैंने इसको निकाला 3 2 ज़ा 6, यानी कि जो 216 है, अगर आपसे पूछे कि 216 किस नंबर का क्यूब है तो आप बताओगे ये 6 का क्यूब है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। बात समझ में आ रही है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी नंबर दे रखा हुआ है, पूछेगा कि इसका क्यूब, ये किसका क्यूब है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 3 का पेयर बनाना है और देखना है कि क्या नंबर आ रहा है, उसी नंबर का ये क्यूब होगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में सीखा था कि 2 2 के पेयर अगर नहीं बने तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाएंगे और 3 3 का पेयर बनाने के बाद अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा बच गया, उसका पेयरिंग नहीं बनी, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर मान लो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लो ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, 2 बार तो आ गया, अब एक और बार नहीं आया, तो यानी कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी। अगर यहीं पे मैं एक और 3 ऐड कर दूं तो ये 3 और ये 2 तो परफेक्ट क्यूब, ये 3 का पेयर तो निकल के आ गया, लेकिन अगर मैंने एक और 3 ऐड किया, वो नहीं निकल के आया, तो मैं बोलूँगी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि 3 की पेयरिंग अगर नहीं बनेगी तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके सेकंड रूल पे। सेकंड रूल ये कहता है कि स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि मैम अगर 2 3 7 8 अगर मुझे ये डिजिट्स किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे मुझे मिल गई तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, आई होप आपको याद भी होगी। बट क्यूब के केस में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। क्यूब में कोई भी डिजिट आ सकती है, यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट आ सकती है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है। बस क्या कंडीशन है, वो नहीं आ सकती है, वो है 0 की कंडीशन। इवन नंबर ऑफ जीरोज आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान लो मैंने 2 नंबर दूं आपको, मैंने बोला अच्छा ये बताओ कहीं पे लिखा हुआ है 3 और कहीं पे लिखा हुआ है 1 के आगे 4 0, तो आप बोलोगे मैम इसके आगे तो 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ 0 है, ये तो परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है क्योंकि इसके आगे 3 0 हैं, ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये हो सकता है। अब हम इसको चेक करेंगे, वो वाली कंडीशन। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ 0 होंगे तो बात है सही, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, चेक करेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ 0 आ गया तो आप उसको वहीं कट कर दोगे कि ये नहीं हो सकता।
बात मेरी यहाँ तक क्लियर है? अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं, आगे क्या है। एक और प्रॉपर्टी है परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि क्यूब का ऑड नंबर से कोई ना कोई रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, एवरी क्यूब नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये क्या है, इफ नंबर इज एन क्यूब देन एड एन ऑड नंबर्स। अब ये क्या है मैम, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है ना, एग्जाम्पल से समझो, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको दिया एक नंबर कि 2 की पावर क्यू, ठीक है, मैंने आपको ये नंबर दे दिया, आपने बोला कि मैम ये क्यूब नंबर हो गया, रिटन एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का ये जो इसका आंसर 8 निकल के आएगा, इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। ये 8 मुझे ऑड नंबर से मिलेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो 8 है ना, वो मुझे ऑड नंबर्स को ऐड करके मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ देखो, इफ नंबर इज एन क्यू, यानी कि मेरा ये है 2 क्यू नंबर है, देन ऐड एन ऑड नंबर्स। मतलब ये कि अगर मैंने बोला कि 3 का क्यूब निकालो, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब निकालने के लिए मेरे पास n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3 हो गई, और इसका आंसर आता है 27। यानी 27 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं n की वैल्यू 3 है तो 3 ऑड नंबर को मुझे ऐड करके 27 मिलेगा। वो ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने नंबर की पावर क्यू है उतने नंबर्स को आपको ऐड करना है, वो भी ऑड, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। ऑड होने चाहिए प्लस लगातार होने चाहिए। अगर मैं 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 के क्यूब में मुझे कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, 2 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। 2 ऐसे नंबर को ऐड करो, ऑड नंबर को, तब मुझे यहाँ पे आंसर 8 मिलेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो क्या है कि मैम आपने ये तो बोल दिया ऑड नंबर, अब ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब होते हैं ऑड नंबर। एकदम सही बात है, यही होते हैं ऑड नंबर। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से 2 ऑड नंबर आएंगे, वही उसके पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जिसका पूछा है उतने तो नंबर ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब n की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को पुट करूंगी। तो फॉर्मूला मेरा है n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो सकता है आपके ट्रू फॉल्स में आ जाए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना। तो 2 की पावर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस 1, यानी कि मुझे मिला 3। अब मुझे पता चल गया कि मैम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करो, यानी कि मैम 3 लिखो और 3 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना मिलता है, 5। तो मैम आप यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 5 लिख दो। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो देखो 8 मिल गया ना। यानी कि एकदम सही बात है ये तो, कि अगर मैं जिस नंबर का क्यू पूछा है उतने नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे क्यूब नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। अब 3 का एग्जांपल देख लो। 3 में मैंने बोला कि 3 नंबर्स को मुझे ऐड करना है ना। n की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 नंबर्स को ऐड करके कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब मैम ये बताओ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, लगा दो फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 प्लस 1, यानी कि मैम 7 निकल के हो गया। आप 7 से स्टार्ट करो। कितने से स्टार्ट करेंगे, 7 से। तो 7 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर 9 है और 9 के बाद नेक्स्ट नंबर 11 है। तो यहाँ पे मैम अब आप लिख दो, यहाँ पे अब आप लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो
और यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पे 11 लिख दो। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे ना मैम तो हमें 27 ही मिलेगा। आप ऐड करके देख लो, चलो ऐड करके दिखा दो जरा। 11 में 9 को ऐड किया तो मिला 20 और 20 में 7 को ऐड किया तो मिल गया 27। मैम सही बोल रहे हो आप, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी एकदम सही है। मुझे बात भी समझ में आ गई कि किसी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो उतने ऑड नंबर्स को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद हमें परफेक्ट क्यूब वो नंबर मिल जाता है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, n² - n + 1। अब आगे बढ़ते हैं, जो सीखा हमने उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो नंबर है, क्वेश्चन क्या है, इज 3375 अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब आपको पता है कि मैम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे क्यूब रूट लगा देते हैं, यानी कि 3375 इसके कैप में 3 लिख देते हैं और मुझे यहाँ पे अंडर रूट में क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर्स चाहिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 3 की पेयरिंग बना के चेक कर लूँगी कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मेरे पास नंबर क्या है, नंबर मेरे पास क्या है 3375। 3375 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो 5 नंबर है लास्ट में, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 7 जा 35। अब ये 3 से जाएगा तो 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे 1 2 3, 3 टाइम्स तो 5 आ गया, लिख दिया। 1 2 3, 3 टाइम्स मैम 3 है, लिख दिया हमने 3 टाइम्स 3। अब मैम आपने कहा था परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हम 3 3 की पेयरिंग कर देंगे। कर दो भाई 3 3 की पेयरिंग, चलो 3 3 की पेयरिंग कर दो जल्दी से फटाफट। 3 3 की पेयरिंग करी, 1 2 3, 3 का पेयर बन गया, एक 5 निकल के बाद। इस टोपी में से बाहर निकालने के लिए मुझे 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो इस कैप में से बाहर निकालना है, 3 की पेयरिंग कर दी। अब इन 3 की भी पेयरिंग है, हाँ भाई ठीक है, 1 2 3, 3 का पेयर है, 3 का जोड़ा है, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, है ना। 3 टाइम्स वो नंबर लिखा हुआ है तो लिख दिया। 5 3 जा 15। अच्छा, ये मैम परफेक्ट क्यूब है और किसका है, 15 नंबर का है। यानी कि 15 की अगर मैं 15 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये नंबर मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में आप लिखोगे आंसर में यस 3375 अ परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आ गई, किसका है, 15 का है। 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 15। आई होप यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे मैं थोड़े से आपको ट्रू फॉल्स दे रही हूँ जिसमें आपको लॉजिक लगा के सोचना है और बताना है कि ये सही बात है या गलत बात है। अब तक हमने जो सीखा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, 3 आपके ट्रू फॉल्स हैं जो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। अब तक हमने जो सीखा है उस लॉजिक को अप्लाई करना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखो फर्स्ट क्या है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी कि किसी ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब निकालूं तो वो इवन आ जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया करो। तो जैसे स्मॉल ऑड नंबर पहले हमने मान लो 3 ले लिया, 3 का क्यूब करो, कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, कितना आया, 27 आया। 27 भाई, ये तो ऑड नंबर है, ये तो नहीं है इवन नंबर। यानी कि इन्होंने ये बात तो गलत बोल दी, ये तो फॉल्स है, ये तो गलत बात है, ऐसा है ही नहीं, है ना। अब नेक्स्ट देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। वो कह रहे हैं 8 नंबर ना किसी भी परफेक्ट क्यूब के लास्ट में नहीं आता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसके लास्ट में 8 कभी नहीं आएगा, वो ये ऐसा बोल रहे हैं। अब आप देखो, हमें पता है कि अगर मैं 2 का ही क्यूब करके देख लूँ तो 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 8। ये लो पहले ही नंबर पे 8 आ गया, तो ये बात भी इन्होंने क्या बोल दी, गलत बोल दी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से लॉजिक लगाकर सोचना है। एग्जाम्पल अपने माइंड में लो, अप्लाई करो और फिर सोचो। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ये कह रहा है कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं ना वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। फिर से हम 8 का ही एग्जाम्पल ले लो, चलो ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहे, 8 से शुरू कर देते हैं। अब 8 के फैक्टर्स लिखो। वो कह रहा है 8 के फैक्टर्स ना ऑड नंबर निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है।
हम चेक करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो देखो 2 की टेबल में आता है, हाँ 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो 1 2 3 4, ये तो 4 आ रहा है, ये तो इवन नंबर आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा ऑड। तो इसका मतलब ये बात भी क्या है, गलत है, ये बात भी क्या है, गलत हो गई, फॉल्स हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, गणिता प्रकाश में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पे, वो क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपको अलग से वीडियो में बना के दे दूंगी, जिसमें सारे सिर्फ क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन होगा। ये कंसेप्ट है, आई होप अभी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ।